So we'll be starting with your electromagnetics tutorial sheet course. So there are about 28 questions in your tutorial sheet. So let's start with your tutorial sheet. The very first question in your tutorial sheet is a charge Q is distributed uniformly over a ring of radius R centered at a point C. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले लेट्स इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिंग गिवन है. ओके, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक रिंग है, यहाँ पर एक रिंग है, और ये रिंग हम मान रहे हैं कि जिस प्लेन में है वो एक्स वाई प्लेन है. अगर आप रिंग ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, अगर आप रिंग ऐसे बनाना चाहते हो आप ऐसे बना लो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रेफरेंस. ओके, सो आप कैसे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो. तो इस रिंग का जो सेंटर है वो C पर है और इस रिंग का जो रेडियस है वो R है. क्या इतनी बात समझ आती है? इस रिंग का सेंटर C पर है और इस रिंग का जो रेडियस है वो R है. इतना सबको क्लियर होना चाहिए. तो यानी कि हमने इस इंफॉर्मेशन को तो डिकोड कर लिया कि देयर इज़ अ रिंग ऑफ रेडियस R सेंटर्ड एट पॉइंट C. सो व्हाट इज़ नीड टू बी डिकोडेड इस पहली लाइन में कि एक चार्ज Q है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे. इसका मतलब क्या है? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. तो अगर मेरे पास कोई चार्ज Q होता है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ये जो Q है मेरा एक पॉइंट चार्ज है. अगर इस पॉइंट चार्ज का देखो, अब आपको एक चीज़ पता है, अगर आपके पास एक मैग्नेट होती है, लेट अस सपोज, उसके पास अगर आप आयरन बार लेके जाते हो तो वो आयरन बार रिपेल करती है या फिर अट्रैक्ट करती है. इट्स बिकॉज वो मैग्नेट जो है वो जो आयरन बार है वो उसके इन्फ्लुएंस में है. तो ऐसे ही हर एक चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है. उसको हम उसकी फील्ड कहते हैं. ओके, ऐसे ही मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो ये हर एक पॉइंट चार्ज में अगर मैं मान लो कि ये एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे खड़े हो, तो इस पॉइंट ए पे या बी पे या सी पे, ए पे लेट अस सपोज, यहाँ बी पे, यहाँ पे या सपोज किसी भी पॉइंट सी पर, इसकी चार्ज क्यू के द्वारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इनवर्ड्स होगी. तो लेट अस सपोज ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जो हमारा के होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका के का फॉर्मूला होता है. लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डोंट नीड टू रिमेंबर दिस. जस्ट रिमेंबर के की जो वैल्यू होती है जो हम लिखेंगे 9 × 10⁹, ये होता है हमारे के की वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. दिस इज़ द एक बार ये के की वैल्यू बस याद होनी चाहिए आपको. गॉट इट? सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. तो यहाँ ये केस तब है जब हमारा चार्ज जो Q है वो पॉइंट चार्ज है. ओके, तो अगर ये चार्ज Q, अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि ये चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पर्टिकुलर किसी एक शेप में. अगर ये पॉइंट ना होके अगर ये रॉड होता तो तब क्या करते? तो मतलब कि इस रॉड को अगर मैं इस पॉइंट Q को, अब मेरे पास एक चार्ज Q है, मुझे इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराना है. अब इसका मतलब क्या है कि हर एक यूनिट लेंथ पर मुझे Q जो है वो यूनिफॉर्मली चाहिए. तो अब हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. अगर मान लो ये रॉड ना होके अगर मान लो एक डिस्क होती तो ये 2D फिगर होगी. अब तुम्हें एरिया पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कराना है. अगर वो डिस्क ना होके स्फीयर हो जाता तो तुम्हें चार्ज Q जो है वो एक 3D फिगर पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है. मतलब कि यहाँ पर तुम्हें इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, यहाँ पर तुम्हें इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है और यहाँ पर तुम्हें इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है. तो तुम क्या करोगे? एक यूनिट लेंथ या फिर यूनिट एरिया या फिर यूनिट वॉल्यूम, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यूनिट लेंथ या फिर यूनिट एरिया या फिर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता होगे. मतलब कि हर एक छोटे छोटे कोने में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तीन चीज़: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी विच इज़ एरियल डेंसिटी ऑल्सो आप कह सकते हो, और एक आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. मतलब कि अभी तो फिलहाल तो हमारे पास रिंग है जो कि यहाँ पर एक लेंथ ही है. अगर ये डिस्क हो जाती, मतलब कि अंदर भी भरी होती, तो हम क्या यूज़ करते?
सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये एक स्फीयर होती तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते। तो अभी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का लाइक यूज़ करेंगे। वो क्या होती है, लेट अस डिस्कस दैट। मतलब कि चार्ज क्यू को मैं लीनियरली पूरे इसके सरकमफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओके, पूरे इसके लेंथ पर। एक अगर मान लो एक रोड है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ लाइक 2 मीटर है। अगर एक सर्कल होता है, उसकी लेंथ जो होती है उसको हम इसके सरकमफ्रेंस को कहते हैं। तो चार्ज क्यू जो है उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब कि हर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ क्यू बाय उसका सरकमफरेंस 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि रिंग का यहाँ पर कैपिटल आर है ना, रेडियस। ओके, तो यानी कि ये उसकी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। गॉट इट। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो इस रॉड है, इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी हर यूनिट पे कितनी होगी, लाइक कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय लेंथ ऑफ दिस रोड, क्यू बाय एल। ओके। और अगर मैं कहूँ कि इस डिस्क की क्या होगी, इसकी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, विच इज़ क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्यूटोरियल शीट, इसी ट्यूटोरियल शीट का। ऐसी वॉल्यूम वाली क्या होगी, ये भी आ सकता है पेपर, इसको हम कहते हैं रो इज इक्वल टू क्यू बाय इसका वॉल्यूम, जो भी हमारा स्फीयर होगा, अगर लाइक जो भी हमारी शेप होगी उसका वॉल्यूम। गॉट इट। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी इस रिंग पर। तो यानी कि हर एक छोटे से छोटे लाइक यूनिट लेंथ पर हमारी कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक हर यूनिट लेंथ पर चार्ज है विच इज लैम्डा, इट इज क्यू बाय 2 पाई आर। दिस इज द सरकमफरेंस ऑफ दिस रिंग। क्या इतनी बात समझ आती है? ठीक है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। तो हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर सी। तो यानी कि जो हमारा पी है वो डिस्टेंस ए पर है सेंटर सी की, यानी कि हमारा पी कहाँ पर है, हमारा पी यहाँ पर है। मानी कि सी से ए की दूरी पर है हमारा पी, यानी कि सी से ए की दूरी पर है हमारा पी। मैं दोनों तरीक़ों से दिखा रहा हूँ, दिस इज़ ए। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हमारा एक पॉइंट चार्ज था, हमने तो डायरेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट चार्ज क्यू था, उसने आउटवर्ड्स उस पर दिखाया। अब यहाँ पर तो क्यू फैला हुआ है हर एक यूनिट लेंथ पे, हर मतलब कि हर यूनिट लेंथ पर छोटा थोड़ा थोड़ा क्यू है और इक्वल है, हर जगह इक्वल है। ओके, इतनी बात समझ आती है। सो नाउ अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये जो क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया। अब हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब आप ये एज्यूम कर लो। तो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालता हूँ। अब देखो, हमने ये चीज़ एस्टेब्लिश कर ली थी कि किसी पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब क्यू तो यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे क्यू किसको मानूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि एक छोटा सा चार्ज मान लेता हूँ डी क्यू, मान लेता हूँ, चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ डी क्यू, यहाँ पे कहीं पे है कि एक डी क्यू है। जो डी क्यू कहाँ तक फैला हुआ है, लेट्स सपोज वो डी एल तक फैला हुआ है, डी एल लेंथ तक फैला हुआ है। ओके, तो ये छोटा सा डी क्यू तो कर सकता है ना, उसको तो ऐसा पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हो ना तुम। तो ये कैसे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा। अब देखो, जो तुम्हें जैसे पिछले स्टार्टिंग में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट क्यू से, वो क्या होगा कि यहाँ पर जाएगा और इसको ऐसे आउटवर्ड्स इसकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बस एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। ठीक है, दिस ई, और ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ आती है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसमें क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद आया वो जो जब मैंने पॉइंट चार्ज क्यू लिया था पॉइंट ए पर, उसने कितना ई दिया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर डी क्यू लिख रहा हूँ, बस इसको मैं एक पॉइंट ही मान के चल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत छोटा चार्ज है जिसने लेंथ कितनी ली है, डी एल ली है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये वाला चार्ज डी क्यू है, इसके जस्ट डायमेट लाइक सिमेट्रिकली अपोजिट साइड एक और डी क्यू होगा, वो ई जो होगा वो कुछ ऐसा दे रहा होगा, उसका ई कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी उसका ई कैसे होगा, जो तो ध्यान से देखना, ये वाला भी ई ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। कैसे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मैं मान रहा हूँ कि ये डी एल लेंथ पर है और डी क्यू है।
के की वैल्यू सेम है 9 × 10⁻⁹। आर आर सेम है, देखो ध्यान से, आर सेम क्यों है, क्योंकि देखो ये रेडियस आर है, ये ए है, तो ये जो स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर विल बी अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों ई सेम है। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, जस्ट सी इट वेरी क्लियरफुली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज कि ये जो है ये एंगल थीटा था। अच्छा, आपको वेक्टर रिजॉल्व करने आते हैं, अब ये भी थीटा था, तो ये भी लाइक ये क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं तो ये भी थीटा मान लो। देखो क्योंकि ये थीटा है, क्यों ये थीटा क्यों है, देखो ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो इनका एंगल्स भी सारों के सेम होंगे। ये दोनों क्या हैं, इक्विलेटर को, सॉरी क्या कहते हैं उसे, सेम ट्रायंगल्स है ना तीनों। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों थीटा क्यों है, वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, सो अब ध्यान से देखना, अगर मान लो कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, और अगर मान लो यहाँ पे वेक्टर है, लेट अस सपोज ए वेक्टर, और अगर यहाँ पे थीटा है, तो इसको ए वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हो एक्स और वाई में, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। और अगर कोई भी लाइक ऐसा हो तो थीटा की तरफ जो होता है वो ए कॉस थीटा हो जाता है, जो थीटा की तरफ नहीं होता वो ए साइन थीटा हो जाता है। इतनी सी बात तो क्लियर है ना। तो अब सिमिलरली अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ इस ई को, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा, लेट अस सी। तो अगर ये ई को मैं रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ई कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, अगर मान लो मैं इस रिंग को मान लेता हूँ ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाली रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये पूरा प्लेन जो था वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो अब मेरा ये जो डायरेक्शन होगी ये रिंग के बाहर जा रही है। ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में था, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये होगा हमारा के कैप, क्योंकि ये रिंग के बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब दूसरा कंपोनेंट होगा, इस वाले को रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला होगा ई साइन थीटा, ये वाला डायरेक्शन ऊपर वाला, ये अगर ये इस प्लेन में है तो ये वाला डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ जे कैप हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ आई कैप हो जाएगा, और ये वाला डायरेक्शन मेरा के कैप है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। तो ये एक ऊपर लेग जा रहा है विच इज़ ई साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो इट विल बी ई कॉस थीटा के कैप, इसी डायरेक्शन में सेम, और एक यहाँ पर आएगा ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में, जे माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, ये जे कैप की डायरेक्शन में। अब एक चीज़ देखो कि क्या ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब सिमिलरली अगर तुम कहीं से भी कोई भी दूसरा चार्ज उठा लो, मान लो डी क्यू यहाँ से उठा लिया तुमने, तो तुम देखोगे सिमेट्रिकली उसके अपोजिट वाला भी होगा। जब तुम उसको भी रिजॉल्व करना चाहोगे तो वो भी कैंसिल आउट कर देगा इस बाकी सबको, सिर्फ ये के कैप वाले को कर नहीं पाएगा वो। तो हमारा जो टोटल ई होगा बाय ड्यू टू सिमेट्री वो क्या होगा, ई विल बी इक्वल टू, जो नेट ई होगा वो क्या होगा, ये जो हमने ई निकाला ये एक्चुअल में सिर्फ ई ड्यू टू डी क्यू है, ये ई ड्यू टू डी क्यू है, ये ई ड्यू टू डी क्यू है, ये पूरा ई नहीं है, ये ई ड्यू टू डी क्यू है इस छोटे से ई डी क्यू के कारण। तो मैं इसको मान लेता हूँ डी ई है, ये भी डी ई है, ये डी ई है, मतलब कि सारे छोटे छोटे डी ई को मल्टीप्लाई कर दिया उसके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से, और किस डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में। ओके, आपके सोल्यूशंस में लाइक जेड कैप है, और अगर आप इस ऐसे भी देखोगे तो वो भी एक ही बात है, तो इसमें भी यहाँ पे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला डायरेक्शन के कैप वाला डायरेक्शन ये बचेगा। ठीक है, सो हमारा डी ई क्या है, वो है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा के कैप। क्या इतनी चीज़ समझ आती है? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, अब जो k है मैंने आपको बताया था k इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, और ये कांस्टेंट चीज़ है तो हम इसको बाहर लेकर आ सकते हैं, तो इट विल बी 1/4πε0। ठीक है, और अब अगर हम इंटीग्रेशन करें, और अब देखो ध्यान से देखो, जो हमारा लाइक अंदर रह गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0। अब स्मॉल आर तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में डिफाइंड थोड़ी है, तो आप स्मॉल आर को नहीं लिख सकते ऐसे, तो स्मॉल आर को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर क्या था, यही तो था, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
बेस आपका क्या है, बेस है आपका ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल आर ए, तो विच इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अब ए अपॉन, अब देखो ये तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर क्या, इसकी पावर 1 हो जाएगी, प्लस 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2 टाइम्स डी क्यू, किस डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में, या फिर जेड कैप के डायरेक्शन में। आपके सोल्यूशंस में जेड कैप दे रखा है, बट आप जेड कैप भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। के कैप इज लाइक जेड कैप ओनली, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब देखो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है ना आपका, इसने खुद डिफाइन करा कि पी जो है वो किसी डिस्टेंस ए पे जाकर है, तो ए कांस्टेंट चीज़ है। रेडियस आर भी डिफाइंड है, वो भी एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए कांस्टेंट है हमारा, आर और ए भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2। यहाँ तक चीज़ समझ आती है। इंटीग्रेट करना है डी क्यू को जेड कैप। अगर आप सारे डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर जितने भी डी क्यू इन सबको इंटीग्रेट कर दो, क्या बन जाएगा हमारा, वापस क्यू आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, किस डायरेक्शन में, जेड कैप के डायरेक्शन में। गॉट इट। अब इसको करने का एक और मतलब जो आपके सोल्यूशंस में दे रखा है, वो आई डोंट नो क्यों दे रखा है, बट इट्स ओके, आप वैसे भी कर सकते हो। इन्होंने कैसे कर रखा है, लाइक वो भी चीज़ समझ लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, वो इन्होंने लीनियर चार्ज वैसे कर, मैंने आपको लीनियर चार्ज समझा दिया है, बट यहाँ पर वैसे भी हो जाएगा, डी क्यू से भी हो जाएगा। लीनियर चार्ज आगे काम आएगा, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तो आप डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी क्यू जो था वो कहाँ पर फैला हुआ था, जो डी क्यू जो था वो कहाँ पर फैला हुआ था, वो डी एल पे फैला हुआ था। एम आई राइट। डी क्यू तुम क्या लिख सकते हो, लाइक जो डी क्यू था उसको तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल, ये लिख सकते हो। यानी कि एक लाइक ये जो डी क्यू था वो लैम्डा पे फैला हुआ था, और मान लो एक यूनिट में अगर लैम्डा है तो डी एल पे कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल, इतना चार्ज होगा ना। अगर एक यूनिट लेंथ पर लैम्डा है, चार्ज है, तो डी एल यूनिट पे कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एल। यही है ना, हर यूनिट पे अगर लैम्डा का चार्ज है तो डी एल पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। तो डी क्यू तो तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डी एल टाइम्स ऑफ जेड क्या। वैसे आंसर आ चुका है, नो वरीज, मैं इनका भी करके दिखा देता हूँ। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने करा 1/4 पाई एप्सिलॉन, वही सेम चीज़ करी, कुछ गलत नहीं करा इन्होंने भी, आर स्क्वायर प्लस, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया आंसर को। तो अगर लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा को आप लिख सकते हो, अब लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन 2πr टाइम्स ऑफ डी एल, किसके डायरेक्शन में, जेड कैप के डायरेक्शन में। अब क्यू भी कांस्टेंट है, 2πr भी कांस्टेंट है, ये चीज़ भी लिख लेना, 4/4 ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेट कर दो डी एल को। अब जो मेरा इंटीग्रेट डी एल होगा, तो वो अगर मैं लेंथ को इंटीग्रेट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस मेरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो क्यू अपॉन 2πr मल्टीप्लाई बाई 2πr, ये तो सेम ही है, 1/4 ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा जेड कैप। एक ही बात है, दोनों से एक ही आंसर आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस इन्होंने यहाँ पर लैम्डा से, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, तो इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करी है, गलती इनकी भी नहीं है, बट ये भी एक अच्छा तरीका है। आप सीधा डी क्यू को कर दो, क्योंकि आप डी क्यू, अगर आपको एक चीज़ का पता है, आप सारे समेशन का पता है मुझे कि ये यूनिफॉर्मली समेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्यू लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आंसर वुड बी लाइक सेम। गॉट इट।